बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद हमाद है and I am lecturer in finance. I welcome you all on behalf of Southern Business School, Institute of Southern Punjab, Multan. Today we are going to discuss one of the most important and interesting subject of BBA class, that is financial management. In this series of lectures, we will try to cover the following topics of the subject, which are introduction to financial management, goal of firm, agency problem, business and tax environment, financial environment, time value of money, the valuation of long-term securities, risk and return, capital asset pricing model, financial statement analysis, working capital management, cash and marketable securities management, capital budgeting techniques, liquidity and कैश मैनेजमेंट। ये वो टॉपिक हैं, ये आपकी थ्रू आउट सेमेस्टर के अंदर जो हमने स्टडी करने हैं, ये आपके एक सब्जेक्ट की कोर्स आउटलाइन है। द फर्स्ट टॉपिक इज़ इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। इस टॉपिक के अंदर जो चीज़ें हमने देखनी है वो क्या है कि आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या चीज़ है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस क्या हैं, गोल ऑफ फर्म क्या है, रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर क्या है, या एजेंसी थ्योरी। सबसे पहली चीज़ है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ कंसर्न विद द एक्विजिशन, फाइनेंसिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स विद सम ओवरऑल गोल इन माइंड। देखें, जब हम फाइनेंस को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि फाइनेंस इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजिंग मनी। अगर सिंपली हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि मैनेजमेंट ऑफ मनी या मैनेजमेंट ऑफ फंड्स इज़ कॉल्ड फाइनेंस। जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हमने ये चीज़ देखनी है कि ये जो फंड्स की मैनेजमेंट है, इन फंड्स में सबसे पहले हमने चीज़ देखनी है कि हमें ये पैसा आएगा कहाँ से, ये पैसा हम कहाँ खर्च करेंगे और ये किस तरह से इन चीज़ों को मैनेज करेंगे। हमने इनफ्लो और आउटफ्लो इन दोनों चीज़ों को मैनेज करना है और इस तरह से मैनेज करना है कि कंपनी को फ्यूचर में प्रॉब्लम्स ना हो। अब ये मैनेजमेंट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कंपनी का एक स्पेसिफिक गोल है और वो क्या चीज़ है? शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ये एक लॉन्ग टर्म गोल है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है जो कंपनी अचीव करना चाहती है। कंपनी अपनी शेयर के वर्थ को मैक्सिमाइज। व्हाट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? द डिसीजन फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 3 मेजर एरियाज। सबसे पहली चीज़ है हमारे पास इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरी है फाइनेंसिंग डिसीजंस, तीसरी है आपके पास एसेट मैनेजमेंट डिसीजंस। सबसे पहले देख लेते हैं डिसीजंस क्या हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजंस विच डिटरमिन द टोटल अमाउंट ऑफ एसेट्स नीडेड टू बी हेल्ड बाय द फर्म। Assets that can no longer be economically justified may need to be reduced, eliminated or replaced। देखें, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में आपके जो फाइनेंशियल मैनेजर्स हैं उन्होंने ये आइडेंटिफाई करना है कि कंपनी की बेसिक नीड है क्या चीज़, कंपनी को कितना पैसा चाहिए, कंपनी की बेसिक फाइनेंशियल नीड्स हैं क्या। वो आइडेंटिफाई करने के बाद उन्होंने सबसे पहली जो चीज़ देखनी है कि कंपनी के पास इस वक्त कैश इन हैंड क्या है, कि कंपनी उन फाइनेंशियल नीड्स को खुद से कितना मीट कर सकती है और कितना पैसा कंपनी को मार्केट से जनरेट करना पड़ेगा उन फाइनेंशियल नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। उसके लिए क्योंकि ये जो चीज़ है, कंपनी जो पैसा जनरेट करती है इन्वेस्टमेंट में, वो कंपनी आपके बैलेंस शीट की जो लेफ़्ट साइड है, जिनको हम एसेट्स कहते हैं, जिनके अंदर करंट एसेट्स भी हैं और फिक्स एसेट्स भी हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर ये सारी चीज़ें डिपेंडेंट हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ है आपके पास फाइनेंसिंग डिसीजंस। फाइनेंसिंग डिसीजन डिटरमिन्स हाउ द एसेट्स विल बी फाइनेंस्ड, हैव लार्ज अमाउंट ऑफ डेट और डेट फ्री, डिविडेंड पे आउट रेशियो, एनुअल कैश डिविडेंड डिवाइडेड बाय द एनुअल अर्निंग, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। देखिए, फाइनेंसिंग डिसीजंस ये है कि कंपनी को जो फाइनेंशियल नीड थी उसके लिए पैसा आएगा कहाँ से। यहाँ पर वो बात कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस शीट विल बी फाइनेंस्ड राइट हैंड ऑफ के। यहाँ पर जो राइट हैंड साइड ऑफ बैलेंस शीट है, वो है आपकी लाइबिलिटी साइड।
और यहाँ पर जो फाइनेंसिंग है, फाइनेंसिंग वही चीज़ है कि आपकी कंपनी ने जो फाइनेंशियल नीड्स हैं, उन फाइनेंशियल नीड्स को फाइनेंस करने के लिए, उन फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल करने के लिए कंपनी के पास कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ से कंपनी पैसा जनरेट करेगी। वो हमारे पास मेजर दो किस्म के सोर्सेज होते हैं, या तो कंपनी इंटरनल सोर्सेज में, एक इंटरनल सोर्सेज हैं, दूसरे एक्सटर्नल सोर्सेज हैं। इंटरनल सोर्सेज में कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में ट्रेड करके, अपने शेयर्स मार्केट में इशू करके पैसा जनरेट कर सकती है, या कंपनी अपनी जो नेट इनकम है जो उसने डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, डिविडेंड एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करनी है, उनको अपने पास रिटेन कर लेती है इन द फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। या तो उसके पास एक्सटर्नल सोर्सेज हैं। एक्सटर्नल सोर्सेज में क्या है कि कंपनी बैंक से जाकर लोन ले ले या किसी म्यूचुअल फंड से जाकर लोन ले ले। ये आपके पास डिफरेंट किस्म के सोर्सेज हैं जिनके थ्रू कंपनी पैसा जनरेट करके अपनी फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल कर सकती है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आपने इस चीज़ को, फाइनेंशियल मैनेजर ने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि वह मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर ये सारी की सारी बोरिंग होनी चाहिए, ताकि आपकी मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर आपकी फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल किया जा सके। क्यों? क्योंकि बाद में जो आपने बोरिंग की है, उस बोरिंग के अगेंस्ट आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, या उस बोरिंग के अगेंस्ट आपको जो फिक्स इनकम पे करनी पड़ रही है, वो कंपनी के लिए फ्यूचर में जाकर एक बहुत बड़ा थ्रेट बन सकता है। इसलिए फाइनेंशियल मैनेजर जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिलेक्टेंट होते हैं इन चीज़ों के ऊपर, कि उनको समझ नहीं आ रही होती कि वो कौन सा बेस्ट मिक्स चूज़ करें आपकी डेट और इक्विटी रेशो का, कि कितने परसेंट वो कंपनी के कैपिटल का वो डेट होना चाहिए, कितने परसेंट कंपनी के कैपिटल का वो इक्विटी फाइनेंस्ड होना चाहिए। उसके बाद है आपके पास एसेट मैनेजमेंट डिसीजंस। वंस एसेट हैव बीन एक्वायर्ड एंड appropriate financing provided, these assets must be managed efficiently. Financial manager have varying degree of operating responsibility over assets, greater emphasis on current assets management than fixed assets management. Now, what is the goal of the firm? गोल ऑफ किसी भी कंपनी का जो गोल है वो क्या चीज़ है? आपकी मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ। शेयर होल्डर वेल्थ है क्या चीज़? बेसिकली आपके जो नंबर ऑफ शेयर्स जो आउटस्टैंडिंग है मार्केट में, उनकी शेयर प्राइस से मल्टीप्लाई अगर उनको कर दें तो वो हम कहते हैं कि ये क्या चीज़ है? आपकी कंपनी के शेयर होल्डर्स की टोटल वर्थ है। अगर इस वर्थ को आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो वो इंक्रीज़ क्या है कि आप उसके शेयर की प्राइसेस को बढ़ा दें, उसकी मार्केट वर्थ को इंक्रीज़ कर दें, तो शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइज हो जाएगी। यह बेसिकली व्हाट इज़ द शेयर होल्डर्स वेल्थ? द टोटल शेयर होल्डर्स वेल्थ इज़ द आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स टाइम्स मार्केट वैल्यू पर शेयर, the market price per share of the firm's common stock, which is reflection of the firm's investment, financing and asset management decision. The value creation occur कि वैल्यू किस तरह से क्रिएट की जाती है? when we maximize the share price of a current shareholders, कि शेयर प्राइस को इंक्रीज़ अगर करते हैं, हम कोई ऐसी मैनेजमेंट, ऐसी टेक्निकल डिसीजंस लें, हमारे कोई ऐसी एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग हो, हमारे कैश फ्लो इतने पॉजिटिव हो जाएं, हमारे डिविडेंड पे आउट रेशियोज इतनी बढ़ जाएं कि जिससे हमारे शेयर मार्केट में शेयर की प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाएं, तो हम कह सकते हैं कि हमारी वैल्यू हो चुकी है। उसके बाद है आपके पास अर्निंग पर शेयर मैक्सिमाइजिंग अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस डिवाइडेड बाय शेयर्स आउटस्टैंडिंग। अब अर्निंग पर शेयर का इंक्रीज़ हो जाना ये इस चीज़ का इंडिकेशन नहीं है कि आपके शेयर की वर्थ इंक्रीज़ हो चुकी है। उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और वो प्रॉब्लम क्या है कि डज नॉट स्पेसिफाई टाइमिंग और ड्यूरेशन ऑफ द एक्सपेक्टेड रिटर्न, कि हमें ये नहीं पता कि ये जो हमारे पास जो रिटर्न हो रहा है, रिटर्न उसके बाद है हमारे पास है फाइनेंशियल मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। एक फाइनेंशियल मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में क्या है कि टू रेज फंड फ्रॉम द इन्वेस्टर से पैसा जनरेट करेगा एंड इन्वेस्ट इन ए वैल्यू एनहांसिंग प्रोजेक्ट, के ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करेगा जहां पर उनका रिटर्न पॉजिटिव हो गया। मैनेज फंड्स जनरेटेड बाय द ऑपरेशंस, और उन ऑपरेशन से जो फंड्स जनरेट होंगे उनको मैनेज करना है कि कितना उन्होंने खर्च करना है, कितना अपने पास रिटेन करना है, कितना उन्होंने डिविडेंड कैश फॉर्म में पे करना है, कितना अपने पास रिटेन करके फ्यूचर में री इन्वेस्ट करना है, और उस री इन्वेस्टमेंट से जो हमें रिटर्न मिलेगा उसमें से हमने कितना डिविडेंड पे करना है। ये बेसिकली आपके मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि उन्होंने इन तमाम। उसके बाद हमारे पास ये मॉडर्न कॉरपोरेशन के अंदर हमें तीन चीज़ें नज़र आती हैं। एक तरफ कॉरपोरेशन
दूसरी तरफ है शेयर होल्डर्स, तीसरी तरफ है मैनेजमेंट। ये तीनों डिफरेंट एंटिटीज़ हैं। शेयर होल्डर्स वो लोग हैं जिन्होंने कॉरपोरेशन के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, और मैनेजर्स वो लोग हैं जो उनके पैसे को उस कॉरपोरेशन के अंदर मैनेज कर रहे हैं। इन दोनों के दरमियान समटाइम्स एक कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, और उस कन्फ्लिक्ट को हम कहते हैं कि वो क्या चीज़ है, आपके पास एक एजेंसी प्रॉब्लम है। होता क्या है कि मैनेजमेंट आपके शेयर होल्डर्स के एजेंट हैं, ये आपके एजेंट के तौर पर काम कर रहे होते हैं, और शेयर होल्डर्स क्या हैं, वो उस कॉरपोरेशन के प्रिंसिपल्स हैं जिन लोगों ने पैसा दिया है उस कॉरपोरेशन के अंदर, इन्वेस्टमेंट की हुई है कि ताकि उनका पैसा मल्टीप्लाई हो सके। अब मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि मैनेजर्स ने शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट के लिए काम करना है, और वो शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट क्या है, उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज़ करना है। वो अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं। अगर मैनेजर उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज़ करने के लिए काम कर रहे हैं तो वेल एंड गुड। अगर वो मैनेजमेंट अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए, शॉर्ट टर्म गोल के लिए काम करना स्टार्ट कर दे, तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम अराइज हो जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए काम कर रही है रादर देन शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। मैनेजमेंट ये क्यों कर रही होती है, शॉर्ट टर्म गोल पर फोकस क्यों कर रही होती है, क्योंकि उनको पता है कि अगर कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा, पर एनम प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा, तो वो कंपनी अपने बोनसेस डिमांड कर सकते हैं, अपनी प्रमोशंस डिमांड कर सकते हैं, अपनी प्रोजेक्शंस डिमांड कर सकते हैं। लेकिन कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी का इंक्रीज़ होना इस चीज़ का इंडिकेशन नहीं है कि लॉन्ग टर्म में कंपनी का शेयर होल्डर की शेयर की प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी, या शेयर वर्थ या वैल्यू क्रिएशन कंपनी की होगी, जिसकी वजह से एक कन्फ्लिक्ट अराइज होता है, जिसको हमने पहले भी कहा कि वो क्या चीज़ है, आपका एजेंसी प्रॉब्लम। अब वो एजेंसी प्रॉब्लम है कि रोल ऑफ मैनेजमेंट देख लेते हैं। मैनेजमेंट एक्ट एज एन एजेंट फॉर द ओनर्स या शेयर होल्डर्स ऑफ द फर्म। एन एजेंट इज़ एन इंडिविजुअल ऑथोराइज्ड बाय another person called the principal to act as the latter's behalf when there is a conflict of interest between the agent the principal it leads to agency problem। कि ये जो एजेंसी प्रॉब्लम की तरफ है। अब इस एजेंसी प्रॉब्लम क्या चीज़ है, जेंसन एंड मैकलिन डेवलप्ड ए थ्योरी ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन द एजेंसी अरेंजमेंट नोन एज द एजेंसी थ्योरी। अकॉर्डिंग टू द एजेंसी थ्योरी द agent will make optimal decision if appropriate incentives are given and only if agents are monitored। ये इन लोगों ने एक थ्योरी दी है, वो कहते हैं कि आप इस कन्फ्लिक्ट को रिमूव कर सकते हैं। और वो कन्फ्लिक्ट को रिमूव कैसे कर सकते हैं कि अगर आप मैनेजर को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व कर दो, कॉरपोरेशन के अंदर उनका वेस्टेड इंटरेस्ट लिए, क्या है कि आप उनको ऑप्शन दे दें, स्टॉक ऑप्शन दे दें। मैनेजर्स क्या बन जाएंगे, कंपनी के ओनर्स बन जाएंगे, और जब वो कंपनी के ओनर्स बनेंगे तो तब वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए जब काम करेंगे तो वो अल्टीमेटली कंपनी के शेयर होल्डर्स की वेल्थ के लिए काम कर रहे होंगे। अगर आपने ऐसा ना किया तो तब वही प्रॉब्लम आपको फेस करने पड़ेंगे जो इससे पहले आप फेस कर रहे हो। अब वो प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए उन्होंने दिए हमारे पास सॉल्यूशंस हैं, और वो सॉल्यूशंस क्या हैं कि principal must provide incentive so that management act in the principal's best interest and then monitor results। Incentive include stock options and bonuses, कि आप उनको स्टॉक ऑप्शन दे सकते हैं, आप उनको कंपनी का ओनर बना दें, या उनको एक्स्ट्रा बोनसेस दे दें, या मॉनिटरिंग या उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस इतना स्ट्रॉन्ग कर दें, आप उनको ऑडिट इतना स्ट्रॉन्ग कर दें, आप उनको चेक कंट्रोल सिस्टम इतना एफिशिएंट बना दें जिसकी वजह से उनको वो काम करना पड़े जिसके लिए वो हायर किए गए हैं। उसके बाद है हमारे पास सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब कोई भी कंपनी किसी लोकेशन के अंदर ऑपरेट कर रही है तो वो सोशली रिस्पॉन्सिबल कंपनी है, कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन डज नॉट प्रिक्लूड द फर्म्स फ्रॉम बीइंग सोशली रिस्पॉन्सिबल। कि कंपनी की शेयर की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ये इस चीज़ का इंडिकेशन नहीं है कि कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर इन्वॉल्व है या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रही है। तो अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या कि वो प्रोटेक्ट देयर कस्टमर, पेइंग फेयर वेजेस टू द एम्प्लॉयज़, फेयर हायरिंग प्रैक्टिसेस, सेफ वर्किंग कंडीशंस and becoming involved in the environmental issues like clean air and water। Consider the interest of shareholders other than the consider the interest of stakeholders other than the shareholders। कि आप शेयर होल्डर्स के साथ साथ कंपनी के जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को भी देखें। वो स्टेक होल्डर्स
सिंपली हम बात करें तो स्टेक होल्डर्स कौन से लोग हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपनी के डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं, कंपनी के ऑपरेशंस को अफेक्ट करते हैं, या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपनी के डिसीजंस या कंपनी के ऑपरेशन से अफेक्ट होते हैं। ये वो लोग हैं। उनके अंदर क्यों कौन से आते हैं? ये इंटरनल भी हो सकते हैं, कंपनी के एक्सटर्नल्स भी हो सकते हैं। और ये एक लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स है जो कंपनी के डिसीजंस या कंपनी के ऑपरेशंस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, और कंपनी के और डिसीजंस या ऑपरेशन से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली अफेक्ट खुद होते हैं। उसमें एम्प्लॉयज़ हैं, यूनियंस हैं, शेयर होल्डर्स हैं, कम्युनिटीज़ हैं, सप्लाईज़ हैं, मीडियाज़ हैं, गवर्नमेंट हैं, ट्रेड एंड इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं, कंपेटिटर्स हैं, सोशल एंड पॉलिटिकल एक्शन ग्रुप्स हैं, और आपके कस्टमर्स हैं।